अगले साल देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मार्च से पहले उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होगा। वहीं मई से पहले उत्तर प्रदेश में मतदान कराए जाएंगे। साल खत्म होते होते गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए ये वजूद की लड़ाई है। उन पर लगातार तीसरी हार का खतरा है। क्या इस बार वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे? सवाल ये भी है कि क्या राज्य में योगी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर नजर आ रही है? पंजाब की बात करें तो दिल्ली गंवाने के बाद आपके पास ये आखिरी गढ़ बचा है। उधर उत्तराखंड के पहाड़ों में भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को कप्तान बनाकर कलह थाम तो ली है, लेकिन कांग्रेस आज भी हरीश रावत की अंदरूनी गुटबाजी के जाल में छटपटा रही है। तो इन राज्यों पे क्या होगा, इस पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे लोहागढ़ के केतन अग्रवाल मर्डर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा शर्मा और आज इन्हीं चुनावी चक्रव्यूह पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। आज हमारे साथ एक लोकप्रिय सिंगर, एक्टर और दिल्ली से सांसद ने भी फेक न्यूज़ पे एक दिलचस्प सवाल पूछा है। ये कौन है, जानने के लिए देखते रहिए शशि शेखर से सवाल। वेलकम टू द शो। इस पर हमारे साथ जो एक सवालों का सिलसिला शुरू होगा, उसमें सबसे पहले ये कि इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसी खबरें आई कि शिवसेना उद्धव की पार्टी टूट रही है और 6 सांसद टूटकर उन्होंने जाके लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात कर ली। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां खुद को संभाल नहीं पा रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये, इसलिए कि इससे हमारे लोकतंत्र और पिछले 30 वर्षों में जो प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में पनप रही थी उसका वो करवट ले रही है। जैसे आप याद करें, जेपी के मूवमेंट के बाद क्षेत्रीय दलों का एकदम से जैसे उभार सा आ गया था। उसके बाद भी कांग्रेस टूटती रही लगातार, उसमें से क्षेत्रीय दल निकलते रहे, जैसे ममता बनर्जी निकली। कभी कभी पर्सनैलिटीज़ टूटी और वो किसी बड़ी पार्टी में जाके, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा, इस तरह के टूट फूट भी हुई। लेकिन क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति पर मुकम्मल प्रभाव डाला। जब दिल्ली के दरबार में किसी को बहुमत नहीं मिलता था तो बहुमत जुटाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बार्गेनिंग करते थे। हम लोग तो मजाक पे अटल जी के लिए कहा करते थे कि भाई उन्होंने खुद तो विवाह किया नहीं, लेकिन 3 देवियाँ उनके जीवन में ऐसी हैं जो उन्हें परेशान करती रहती हैं। वो थी मायावती, ममता बनर्जी और जयललिता। और वो रह के उनके रूठने की खबरें आती थी, उनकी बार्गेनिंग की खबरें आती थी। इससे मुझे लगता है कि सरकार के इकबाल में कमी जनता की नज़र में आती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने काम अच्छे नहीं किए, उन सरकारों ने भी बहुत अच्छे काम किए। फिर कई बार ऐसा हुआ, जैसे गुजराल के समय में हुआ या देवगौड़ा को हटाने के समय में हुआ, कि वो क्षेत्रीय जो छत्रप थे उनकी तो बहुत ज़बरदस्त बनाई। प्रकाश सिंह बादल आते तो पंजाब से थे, अपेक्षाकृत छोटा सूबा है, लेकिन उनकी दिल्ली में बड़ी दखल थी, दिल्ली में उनकी बात बड़ी मानी जाती थी। जयललिता का मैंने नाम लिया। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उनका अपना एक तेवर और तरीका था, भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे चलती थी। लेकिन समय के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चोला बदला, उनका नेतृत्व बदला। मोदी और शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल और आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है। इनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखिए, धारा 370 हटानी थी, तो जो काम और लोग करने में हिचकिचा रहे थे या धीमे धीमे कर रहे थे, ऐसा नहीं है। धारा 370, अनुच्छेद 370 वैसी ही थी जैसी कि लागू होते वक्त थी। कांग्रेस की सरकारों ने और अन्य सरकारों ने उसको डाइल्यूट किया था। उसमें वो उसके नाखून और उसके दांत वैसे नहीं रह गए थे जैसे पहले थे। इसके बावजूद अगर उसे जड़ से उखाड़ फेंकना था तो इन्होंने उसको उखाड़ फेंका। उसके लिए प्लानिंग की, बाकायदा अमरनाथ यात्रा रोकी और भी बहुत से काम किए। इसी तरीके से 3 तलाक का मामला था, वो किया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, क्या रास्ता निकाला है। धीमे धीमे उत्तराखंड में लागू हो गया, धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी वाले स्टेट लागू करते जाएंगे, पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा। तो वही तो धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स लागू करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जनता के बीच उनका मकसद भी पूरा होगा, उनका जो एजेंडा है, चुनाव घोषणा पत्र है, वह भी पूरा होगा। इसके साथ साथ एक नया चैलेंज भी खड़ा होगा दूसरों के लिए।
ऐसे में जब हम ये टूट फूट देख रहे हैं तो इस समय सरकार के सामने दो बड़े एजेंडे हैं। पहला एजेंडा है कि वो किसी भी हालत में परिसीमन के लिए हालात बनाएं। दूसरी बात कि वो एक चुनाव एक देश की उनकी एक अवधारणा है और उस एक देश एक चुनाव के लिए संसद से जो ज़रूरी बहुमत है 2/3 बहुमत दोनों चीज़ों के लिए, उसमें सिर्फ एक जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन ये विशेष अधिवेशन बुलाने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे और उसके लिए ये सारी मारधाड़ हो रही है। लेकिन सवाल की दूसरा पहलू है, क्या किसी के तोड़ने से पार्टी टूट जाती हैं? और अगर तोड़ने से पार्टियां टूट जाती हैं तो फिर पार्टियों के सिद्धांत क्या हैं? क्योंकि पहले भी तो ऐसा हुआ होगा कि कभी किसी ने क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन आज जिस तरीके से लोग बिखर रहे हैं, जैसा कि आपने पहले पॉडकास्ट में भी कहा था कि वो इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो वो सिद्धांत ऐसा क्या इतनी जल्दी है? राजनीति तो एक गहरे पानी का खेल था कि आप बैठे रहिए ध्यान लगा के, वो सब खत्म हो चुका है। वो आज से नहीं ख़त्म हुआ, आपके जन्म से पहले ख़त्म हो गया था। 1967 में हरियाणा का पहला चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह नाराज़ थे। जो शर्मा जी बनाए गए थे मुख्यमंत्री, उससे वो सहमत नहीं थे उनके नाम से। पार्टी में टूट फूट हुई और उसमें हसनपुर के विधायक थे गयाराम, तो उन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टियां बदली और फाइनली जब वो राव वीरेंद्र सिंह के पास लौटे तो राव वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गया राम अब आया राम है। वहीं से राजनीति में आया राम और गया राम के मुहावरे की शुरुआत हुई। लेकिन राजनीति के साथ इसके 2 पहलू है। पहला सैद्धांतिक पहलू है, हम और आप जो वोट डालने जाते हैं उस समय जो हम जिसको भी वोट देते हैं उसका चाहे चुनाव घोषणा पत्र हो, उसके चाहे सिद्धांत हो, चाहे उसका व्यक्तित्व हो, हम उससे आकर्षित होकर देते हैं। प्लस अगर वो सत्ता विरोधी है तो हम सत्ता वाले को वोट नहीं देना चाहते, इसलिए वोट देते हैं। यदि सत्ता पक्ष में है तो हम ये चाहते हैं कि वो सत्ता आगे बढ़े, क्योंकि उसका जो लीडर है वो आगे बढ़े। जैसे ममता बनर्जी सुप्रीमो थी अपनी पार्टी की, तो जिन्होंने भी वोट दिए, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, अब अगर उनकी पार्टी टूट रही है तो उन मतदाताओं के साथ भी धोखा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल कैंडिडेट को ही नहीं मिले थे, वो नेता को भी मिले थे और पार्टी को भी मिले थे और उस विचारधारा को भी मिले थे जो एक विचारधारा से लड़ रही थी। तो आप ठीक दूसरी विचारधारा से जा मिले, तो ये एक तो जनता के साथ धोखा है। लेकिन अब नीति अनीति का कोई राजनीति से मतलब नहीं है। राजनीति सत्ता नीति है और जो सत्ता से बाहर हैं वो भी सत्ता सुख के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जी, अब हम अगर यूपी को देखें तो क्या यहाँ भी कुछ इस तरीके की घटनाएं हो सकती है कि सत्ता सुख लेने की वजह से वो किसी और पार्टी में जा पाए? ओम प्रकाश राजभर ने एक दावा किया, मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित जाति के बीच उनकी अच्छी पैठ है। उन्हें आप एक इलाकाई छत्रप कह सकते हैं। राजभर जी वैसे बड़बोले माने जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव की पार्टी टूट रही है। उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि अमुक को ये 2 बड़े लोगों के नाम लिए, मैं जानबूझ के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि जब तक सामने ना आए तो किसी पर भी कीचड़ क्या उछाला जाए। तो अमुक को एक चिट सौंपी जिसमें उन एमपीज़ के नाम है जो टूट सकते हैं। शोषा उछला। अखिलेश यादव ने इसका खंडन किया। खंडन तो उद्धव ठाकरे भी कर रहे थे, खंडन तो और लोग भी करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब पार्टी नहीं टूट सकती। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि पार्टी टूटने ही जा रही है, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि केंद्र की सरकार 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में अपनी पार्टी की नहीं, इसलिए जुटाना चाहते हैं ताकि उनको ये 2 काम कर सके, वो परिसीमन, एक देश एक चुनाव। एक और सवाल अगर हम अखिलेश यादव से पूछे कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा, तो क्या वो एक बाई फ्लूक, एक किस्मत ने ऐसे ही उनका सहयोग दे दिया, या कुछ है उनके पास जो योगी को टक्कर दे सकते हैं? इस सवाल को जवाब थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं देने का ज़रूर प्रयास करूंगा अपने व्यूअर्स के लिए।
देखिए, अखिलेश यादव के साथ कुछ अच्छा हुआ और कुछ बुरा हुआ। मुलायम सिंह जी ने उन्हें अपना वारिस घोषित किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाला। भारतीय जो परंपरा है उसमें पुत्र ही वारिस होता है। थोड़ी अनबन हुई, थोड़े झगड़े हुए, लेकिन मुलायम सिंह जी के रहते हुए वो बैलेंस करते रहे चीज़ों को। एक चाचा शिवपाल यादव, जो कि मुलायम सिंह के लिए कुछ खास काम करते थे और बड़े ज़रूरी थे, वो नाराज़ हो गए, उन्होंने कुछ दिन के लिए अलग पार्टी बनाई। दूसरे चाचा राम गोपाल यादव, वो अखिलेश यादव के साथ रहे। लेकिन अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तब भी उनकी दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई। उनके परिवार का बैगेज उनके ऊपर लगा हुआ था। मुलायम सिंह जी खुद पार्टी सुप्रीमो थे, वो सत्ता में न रहते हुए भी उनकी हनक थी। शिवपाल यादव अपने तरीके से अपना कुछ करना चाहते थे, राम गोपाल यादव के अपने एजेंडे थे। इसके अलावा परिवार में और सदस्य थे जो विभिन्न पदों पर थे, सांसद थे, विधायक थे, कुछ थे। तो डिम्पल यादव के अलावा सबका अपना एजेंडा था और उस एजेंडे की वजह से अखिलेश का जो रास्ता था वो बाधित होता था। अखिलेश यादव वैसे तरक्की पसंद मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन बनाई। अखिलेश यादव ने पहली बार पुलिस को आधुनिक हथियार और आधुनिक गाड़ियां दी। अखिलेश यादव ने लखनऊ वाली सड़क बनाई आगरा से, जिससे कि आज आप दिल्ली से चले जाते हैं सीधे। और मैं भाग्यशाली मानता हूँ उत्तर प्रदेश वाला होने के नाते कि मायावती ने एक हाईवे बनाया, अखिलेश ने दूसरा बनाया, योगी जी और मोदी जी ने मिलकर जाने कितने और बना दिए। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईवेज़ हैं। लेकिन अखिलेश ने मायावती के उस ट्रेंड को रोका नहीं था, उसको आगे बढ़ाया था। वो एक तरक्की पसंद मुख्यमंत्री थे, पर वो बैगेज था। प्लस कुछ अफसर थे, महिला और पुरुष, जो कि विभिन्न लोगों के करीब थे उनके परिवार के, तो उनको भी अच्छे पद देने पड़ते थे, उनके भी अपने एजेंडे थे। अखिलेश यादव के लिए ये अच्छी बात नहीं थी और अगले चुनाव में साबित हुआ। उसके बाद पार्टी टूटी, फिर पार्टी जुड़ गई, मुलायम सिंह जी नहीं रहे। बहुत से लोग जो उस वजह से, सत्ता की वजह से साथ थे, वो भी अलग हो गए, नौकरशाह और अन्य लोग। अखिलेश यादव पार्टी के अपने सुप्रीमो बन गए। उसके बाद उनका जो अगला इलेक्शन था वो नहीं जीत सके, लेकिन एमपी के इस इलेक्शन में, 2024 के इस इलेक्शन में अखिलेश यादव ने वो कमाल किया जो उनके पिता भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने विभिन्न जातियों का एक समूह बनाया, उन्होंने एक नई चेतना जागृत की। वो जो लगता ऐसा था कि राम मंदिर के बाद उपजी लहर से समाजवादी पार्टी हवा में उड़ जाएगी, उन्होंने सबसे ज़्यादा एमपी जिता लिए अपने इतिहास के समाजवादी पार्टी के। लेकिन कोई एक जीत अगली जीत का रास्ता तय करती हो, यह राजनीति में आवश्यक नहीं है। और इसीलिए अब वो सवालों के घेरे में, अपनी तमाम अच्छाइयों के बावजूद उनको बहुत से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आजम खां का नाम मैं भूल गया। आजम खां भी एक ऐसी शख्सियत थे जो अपना इंडिपेंडेंट राह लेते थे। आजम खां अपने वजह से ख़त्म हो गए। आज उनकी जो दुर्गति हुई है वो सबके सामने है। तो आज अखिलेश अपने दम पर जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, गुर्जर सम्मेलन भी करने जा रहे हैं, जाटों के सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। वो जानते हैं कि जातियाँ हमारे यहाँ एक हकीकत है, और जब बहुत तेज़ी से हिंदू मुसलमान हो रहा हो तो सिर्फ जातियाँ ही रोकती हैं। मंडल को कमंडल और कमंडल को मंडल बोलते हैं ना, तो कमंडल को मंडल ने रोका था। तो ये जो मंडलवादी पार्टियां हैं इस तरीके की, वो उस तरह के समूह, उस तरह के समीकरण बनाना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आप मौजूदा जो कल आई है सूची, उसको देखें, उस सूची से साफ है कि 50% से ज़्यादा उसमें अखिलेश जिस पीडीए की बात करते हैं तो मुसलमानों को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे उसमें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सजग है, सचेष्ट है और सतर्क है। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास योगी हैं जो एक सफल मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हर आदमी उनकी दुहाई देता है। और तो और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में भी कहा जाता है कि हमें तो योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए था। मैं आपको यहाँ एक अपने दर्शकों को एक किस्सा बताता हूँ। मैं मध्य प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले वहाँ गया था ऐसे ही माहौल देखने के लिए।
उस समय उज्जैन में एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, बहुत ही क्रूर था। वो बेचारी दयनीय स्थिति में, निर्बल अवस्था में दरवाजे खटखटा रही थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। वो दृश्य आँखों से देखा नहीं जा रहा था। वो जो उसके साथ जिससे अत्याचार किया था वो पकड़ा गया, लेकिन वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं थे। एक बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा, बताइए साहब, योगी जी होते तो इसका एनकाउंटर हो जाता। हालांकि मैं एनकाउंटर संस्कृति के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन वहाँ भी योगी जी की बात हो रही थी। चुनाव लड़ रहे थे शिवराज सिंह चौहान और हीरो थे योगी जी। तो योगी जी की जो प्रसिद्धि है, जो उनके काम करने का तरीका है, वो प्रदेश को लांग गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन योगी जी की अपनी दिक्कतें हैं। पार्टी, प्रदेश बहुत विशाल है, पार्टी में भी बहुत से मतांतर होते हैं ऐसी राष्ट्रीय पार्टियों में। फिर एनडीए है, राजभर का अपना एक तरीका है काम करने का, और जो उनके सदस्य हैं, साथ के लोग हैं, उनके अपने तरीके हैं। तो उनकी भी चुनौतियां हैं, उनकी अच्छाइयों के बाद। अगर हम चुनौतियों की बात करें और हम अखिलेश यादव की बात करें, तो उनकी जो चुनौतियां जो चली आ रही है पार्टी के साथ वो तो है ही, लेकिन अब हम अगर ममता बनर्जी और सायोनी घोष, जो कि एक ऐसा नाम था चुनाव के पहले और चुनाव के बाद दोनों में जिस तरीके से एक अलगाव देखा गया, उस तरीके की चुनौती से क्या अखिलेश निपट पाएंगे? क्योंकि उनके साथ दो चुनौती, एक तो पार्टी बचाना, दूसरा चुनाव जीतना। देखिए, पार्टी अगर कुछ एमएलएज या कुछ एमपीज चले जाते हैं तो चूंकि उनके पास एक जनाधार है, एक जातियों का संघात है, तो वो समाप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर ये तीसरा चुनाव लगातार हार गए तो उनको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन पर तब हमले होंगे, तरह तरह के, परिवार के अंदर से भी हो सकते हैं, बाहर से तो हो गए ही होंगे। तो असली खतरा उनको आज कितना है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तय है कि चुनाव के बाद यदि वो किसी वजह से चुनाव हारते हैं तो उनको पार्टी बचाने में बड़ी दिक्कत होगी। एक बात और, अगर वो चुनाव हारते हैं तो उससे एक ट्रेंड जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा कि वंशवादी जो पार्टियां थी, जो ख़ानदानी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं बल्कि सिंगल मैन ओनरशिप फर्म की तरह चलती थी। डीएमके, स्टालिन हार गए, और स्टालिन का हारना आसान नहीं है, यहाँ पर चर्चा नहीं होती। स्टालिन वो शख्स थे जो हर हफ्ते लगभग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे, एक एक आदमी से नाम लेके बात करते थे। उनकी पत्नी राजनीति में दखल नहीं देती, लेकिन वो उनके विधानसभा का सीधा जिम्मा संभालती थी। यानी कि पत्ता भी खड़कता था तो उसका भी उपचार मुख्यमंत्री के घर से होता था। वहाँ वो चुनाव हार गए, और ये स्टालिन की ही स्टाइल है कि अगले दिन सवेरे वो खुली जीप पर हाथ जोड़कर वहीं पहुँचे जहाँ वो चुनाव हारे थे, और सारा दृश्य बदल गया, लोग रोने लगे, वो भी रोने लगे। तो वो एक अलग राजनीति है। लेकिन फ़िलहाल एक लगता है कि एक आघात लगा है। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की वजह से भी दिक्कत में आई, ठाकरे परिवार, पवार परिवार, पंजाब में बादल परिवार, उनका भी इम्तहान होना है। तो इन सारे परिवारों का अगर अखिलेश हारे तो ये हो जाएगा कि अब वंशवादी राजनीति खत्म हो रही है। कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर होगी। उस पर अगर आप आगे सवाल पूछेगी तो विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अगर अखिलेश जीते तो इंडिया गठबंधन अलग तरह से सामने आएगा, उसके वो बड़े नेता होंगे। हाँ, अगर वो जीते। अगर हम उससे पहले ये बात करें कि क्या उनके लिए कैंडिडेट चुनना एक मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि पार्टी में उनके चाचा भी हैं, पार्टी में वो अगर किसी भरोसेमंद कैंडिडेट को चुनते हैं तो पता चला कि अगर वो चुनाव हार गया, और अगर वो किसी ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं जो चुनाव जीत सकता है, वो पता चला जीतने के बाद चला गया, तो ये चुनौती समाजवादी पार्टी, अगर हार जाएंगे तभी जाएंगे लोग, जीत जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो ये चुनौती सिर्फ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सामने नहीं है, ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है कि वो कैंडिडेट्स का चुनाव कैसे करते हैं। वो अपने कितने ऐसे विधायक जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट कर रहे हैं, उनके कितनों के टिकट काट देते हैं, और उस टिकट काटने के बाद जो असंतोष उपजेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका इलाज कैसे करते हैं। तो ये इतना टिकट का वितरण सबसे संवेदनशील मामला होता है चुनाव में। यही मुश्किल चुनौती जो सबसे पहले उनको पार करना है दोनों को।
बीजेपी को भी हाँ, और समाजवादी दोनों, पार्टी को, लगभग सारी पार्टियों को। यहाँ आपको मायावती की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मायावती के पास क्या उनका बेस बचा है क्या, मतलब क्या वो कोई फैक्टर भी बची है? जैसे अगर मैं उनको मिस कर रही हूँ तो क्या वो मिस करने लायक हो गई है या अभी दम है? राजनीति में कभी कोई खत्म नहीं होता, ये पुराना दस्तूर है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो खत्म हो गई हैं, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि वो खत्म होने के कगार पर है। वापसी बहुत मुश्किल है। वजह, जब वो चुनाव जीती 2007 में, तो एक बहुत बड़ा प्रतिभा, जैसे इतिहास की धारा बदलने लगी थी। ब्राह्मण उनके पैर छू रहे थे मंच पर, और अगर ब्राह्मण और दलित एकता हो रही थी तो जिस मनुवाद के खिलाफ लड़ते हुए अंबेडकर चले गए, जिस मनुवाद के खिलाफ कांशीराम ने लड़ाई लड़ी थी, ये इसका एक निर्णायक मुकाम था। अगर वो ईमानदारी से, पूरी ताकत से सिर्फ सेवा कार्य में जुटी रहती, जो जनता की सेवा, समाज की सेवा और समाज को जोड़ने का, तो उनके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद छोटे होते, वो इस देश की नेल्सन मंडेला होती। लेकिन सत्ता में आते ही अफसरों की चौकड़ी ने उनको घेर लिया। तरह तरह की उनके बारे में अफवाहें उड़ने लगी कि धन संचय की, धन कमाने की। मैं नहीं जानता कि कितनी सही थी, लेकिन जब अधिकांश लोग कहने लगे, उनकी पार्टी के ही लोग कहने लगे, तब लोगों को ये लगने लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर कोई भी ऐसा उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने वाला भी नहीं था जो न कहता हो कि हमने ये किया या वो किया। बहुत सी बातें बोलते थे वो लोग। ऐसे में उनकी बदनामी होने लगी, और जब उन्होंने गिरावट की, वो बहुत जल्दी उन्होंने नेशनल पार्टी बना ली थी। वो एक ऐसी पार्टी थी, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, जिसका कई चुनावों में परसेंटेज, हर चुनाव में हर प्रदेश में बढ़ा था। वो राष्ट्रीय पार्टी हो गई थी, और जब वो गिरना शुरू हुई तो चुनाव दर चुनाव गिरती गई। आज आप देखिए कि बरसों बाद ऐसा है कि लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, और यूपी में सिर्फ एक है। पिछले 2 चुनावों से वो वोट कटवा की भूमिका में है। उन पर आरोप ये लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उम्मीदवार खड़ा करती हैं। कहीं ऐसा मुस्लिम खड़ा करती हैं जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के रास्ते में रोड़ा अटकाता है, कहीं ऐसा कोई और खड़ा कर देती हैं। तो उन्हें इन आरोपों से निकलना होगा। अब उन्हें एक अग्नि परीक्षा वो देनी होगी जो आरोपों के जंगल अपने चारों ओर खड़े किए हैं, उन्हें उस पर खुद आग लगानी होगी, उस आग के दरिया को पार करना होगा। आपके अनुभव से क्या लगता है, वो इस दरिया को पार कर पाएंगी? मैं राजनीतिक जोशी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, इसलिए सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि वो खत्म होने के कगार पर है, लौटना बहुत मुश्किल है। और कहा ना, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये आग का दरिया कांग्रेस के लिए भी है। आपने अभी कहा कि वंशवाद अगर खत्म होगा तो कांग्रेस को फायदा होगा। वो कैसे फायदा होगा? ये कांग्रेस को फायदा होना हमारे दर्शक है वो जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उनको कहीं कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से फायदा होगा? कांग्रेस को फ़ायदा ऐसे होगा कि पूरे देश में ऐसा लगता है कि पहली बात यह कि कांग्रेस का कुछ न कुछ वोट बैंक हर प्रदेश में है। अब आप गिरा सकते हैं साहब, इतने प्रदेशों में उनकी सिर्फ सरकार रह बची है, इतने प्रदेशों में उनका एक भी एमएलए नहीं है। उनके वोट बैंक में 1989 के बाद एक बार छोड़ दे तो हर बार गिरावट आई है, सब सच है। लेकिन सब के बावजूद ये भी सच है कि उनका दक्षिण का बेस ख़त्म नहीं हुआ है। आज दक्षिण के 3.5 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तेलंगाना में, कर्नाटक में और केरल में। तमिलनाडु में भी वो बरसों बाद 1967 के बाद पहली बार अपने मंत्री बनाने में कामयाब हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण उनके लिए हमेशा संजीवनी साबित हुआ है। प्लस राहुल गांधी को जैसा पप्पू मान लिया गया था, वो भारत जो उन्होंने जोड़ो यात्रा की उसके बाद उससे निकले ज़रूर, लेकिन उनमें उन्हें साहस सजोना होगा। जैसे उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया पिछले चुनाव से पहले। वो चुनाव हार गए, उसके बाद उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। पुष्कर सिंह धामी उम्र में बहुत कम है, बहुत मिलनसार हैं, दौड़ कर कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी होता है, फैसले लेने में वो बहुत ज़्यादा सक्षम हैं।
कुछ भी होता है सबसे पहले निर्णय वही करते हैं। अब ये निहंगों वाला मामला है, बिना लाठी चार्ज, बिना किसी चीज़ के उन्होंने उसको काफ़ी कुछ सुलटा लिया। इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन खुद देहरादून में उन्होंने घोषणा की कि उत्तराखंड का चुनाव धामी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। गोदियाल को, गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया उनसे लड़ने के लिए। गणेश गोदियाल बड़े ऊर्जस्वी व्यक्ति हैं, बड़े संघर्षशील हैं, लेकिन गणेश गोदियाल को वो क्लीन चिट नहीं दी गई जो कि मिलनी चाहिए। हरीश रावत कभी कुछ कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरीके की बातें हो रही थी, लेकिन उस मैसेज के बाद सब लोग शांत हो गए। इसी तरीके से यहाँ भी हरीश रावत कभी कुछ कह देते हैं, कभी कोई और कुछ कह देता है, कभी कोई और कुछ कह देता है। सेम मध्य प्रदेश में था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, बुजुर्ग कमलनाथ को बना दिया और पार्टी टूट गई, कांग्रेस का अपना एक रास्ता रुक गया। सेम राजस्थान में हुआ, आपने अशोक गहलोत को बना दिया, उसके बाद वो केंद्र में, अब वो कह रहे हैं मैं आना चाहता था, मुझे नहीं आने दिया गया। उस समय ये था कि वो आना नहीं चाहते हैं। जो भी सच हो, राहुल गांधी को ये जो सुगबुगाहटें हर प्रदेश में होती हैं, हर प्रदेश में जो असंतोष की आवाज़ें उठती हैं, ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी और हम सबको अपनी बात रखने का हक है। आगा हो बनता ही है ना, चुनाव हारते हैं ना। तो अगर आप गणेश गोदियाल को भी उतना ही संबल देंगे जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है और बाकी लोगों से कहेंगे चुनाव तक चुप बैठो, देखेंगे तुम्हें, तब तो चलेगा, तब तो आप कोई संघर्ष कर पाएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में तो जीती हुई नज़र आती है आज की तारीख में। ये मैं कांग्रेस के लिए कह रहा हूँ। अब कांग्रेस के पक्ष में हवा कैसे है, या कांग्रेस के लिए, जब भाई क्षेत्रीय पार्टियां बुरी तरह लड़खड़ा जाएंगी, 3 MP लेके उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठे रहेंगे, MLAs उनके कुछ भी टूटने के लिए तैयार बैठे हो गए, टूट गए, शिंदे उप मुख्यमंत्री बने बैठे, मुख्यमंत्री हो गए, कल को और इसी तरीके के हो गए, तेजस्वी यादव सिमट गए जो कि कुल 15,000 वोटों से पिछले चुनाव में पीछे रह गए थे, इस चुनाव में कहाँ हैं? अगले चुनाव में अगर ये राजनीति ऐसी ही रही तो इनको बैक सीट लेनी ही पड़ेगी। इन्हें कांग्रेस को बराबरी के दर्जे पे ट्रीट करना ही पड़ेगा या वरिष्ठ दर्जे पे ट्रीट करना पड़ेगा कि लोकसभा के चुनाव में हम आपको सीटें ज़्यादा देंगे, विधानसभा में आप ज़्यादा लीजिए, लेकिन ठीक से लड़िए हमारे साथ। क्योंकि अब बहुत दिनों तक जो आपके वेज वोट बैंक में जो मुसलमानों का, जो अल्पसंख्यकों का वोट है, आप बहुत दिनों उसको भी कायम नहीं रख पाएंगे अगर आप लगातार चुनाव हारेंगे। बिल्कुल सर, एक और सवाल मैं पर्सनालिटी बेस्ड ही पूछना चाहूंगी कि क्या फैसले लेने की ताकत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में किस में ज़्यादा बेहतर है? अरे भाई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरे सामने तो फैसले लेते नहीं, मुझसे पूछकर फैसले लेते नहीं। मैं दोनों से कुल जमा एक बार मिला हूँ और ये पहले कांग्रेस के ऐसे बड़े लीडर हैं जो पत्रकारों से भी बात नहीं करते। इनके पिता, इनकी दादी, इनके पार्टी के सारे लोग बड़े अच्छे थे। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, ये वो चाहें बात करें न करें। मुझे ये अक्सर लोग गिला शिकवा मान लेते हैं कि पत्रकार रेडी आ रहे थे। जी नहीं, आपको बात करनी हो करें, न करनी हो न करें। लेकिन राहुल बनाम प्रियंका करने के बजाय हमें कांग्रेस को एक इकाई के तौर पे देखना चाहिए। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। दुर्भाग्य से वो प्रमुख विपक्षी पार्टी का रोल पिछले 12-13 सालों में उस तरह से अदा नहीं कर सकी जिसकी देश को उनसे उम्मीद थी। पर राजनीति में हालात अगर बन रहे होते हैं तो उन हालातों से राजनेता भी उभरते हैं। क्या किसी ने कभी सोचा था कि जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी और जब खून बह रहा था चारों ओर, उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक छोटा सा सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ करता था आर्टिलरी में, फ्रांस का सम्राट बन जाएगा? तो ऐसे कमाल बहुत से हुए हैं। हो सकता है कमाल हो, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, तो कमाल का इंतजार करेंगे। एक सवाल मैं यूपी को लेके पूछूंगी, योगी सरकार को लेके भी। पिछले 1-2 साल में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कुछ ऐसा रहा कि लोगों का नज़रिया बदल तो नहीं रहा है। तो क्या 10 साल होने के बाद कोई एंटी इनकम्बेंसी की हवा दिखती है या फिर वही अभी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं?
देखिए, नेता के साथ ये एंटी इनकम्बेंसी जो थी, अब लोगों ने 15-15 साल हुकूमतें की। मोदी जी को देख लीजिए कि एक बार चुनाव जीते तो फिर आज तक कोई चुनाव हारे ही नहीं। तो ये ट्रेंड सेटर्स हैं, इनसे ट्रेंड सेटिंग हुई। बहुत से लोग 10 साल मुख्यमंत्री रह लेते हैं, बहुत से लोग 15 साल रह लेते हैं। ममता बनर्जी को देख लीजिए, तो उस हिसाब से देखें तो योगी जी का एक टर्म तो बनता है। लेकिन दूसरी बात, योगी जी के साथ अपनी कुछ बहुत बड़ी बातें, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, उन पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, उन पर पक्षपात का कोई आरोप नहीं है। कुछ लोग राजपूतवाद का आरोप लगाते हैं और उस राजपूतवाद के आरोप के बावजूद हर चुनाव में वो वोट जुटा लेते हैं और अपर कास्ट उनके साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। उसकी वजह शायद ये भी है कि यादव, जाट और मुस्लिम चुनाव के समय पे ये कुछ वोकल ज़्यादा होते हैं। जब वोकल होते हैं तो इससे अपर कास्ट और जो अन्य कास्ट हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश का एक पुराना दस्तूर है। अभी भी आप अगर देख लीजिए तो अभी भी लोग ऐसे ही वोकल हो जाते हैं। तो जब वोकल होंगे तो दूसरे लोग इकट्ठा होंगे। संयोग से वो जो दूसरे लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं। तो रामपुर से, जो कि प्रदेश का जहाँ हिंदू अल्पसंख्या में है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। कुंदरकी जहाँ पे अल्पसंख्यक ज़्यादा हैं, हिंदू अल्पसंख्या में है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये ऐसे इसे आसान नहीं मान लेना चाहिए। ऐसे मैं डेवलपमेंट भी देख रहा हूँ, डेवलपमेंट भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है और खड़ा हिंदुत्व भी है। मैं खड़ा हिंदुत्व जानबूझकर बोल रहा हूँ, खड़ा और तना हुआ हिंदुत्व। अब हम हिंदुत्व से अगर हम थोड़ा खिसक के मंदिर पे आ जाएं तो ये जो अभी राम मंदिर में चंदा चोरी जो ये चल रही है, ये पूरी कहानी, सब लोग हैरान हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसको कैसे देखते हैं? मतलब खासकर अगर हम यूपी चुनाव के नज़रिए से देखें तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में जो हुआ उसे शर्मनाक के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। SIT जांच चल रही है, पुलिस पे FIR हो गई, जांच हो जाने दीजिए। अभी उम्मीद करते हैं दूध का दूध पानी का पानी आएगा, लेकिन जितने मुंह उतनी बातों को अवसर मिल गया। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो अखिलेश यादव ने ही इसको सबसे पहले उछाला था। समाजवादी पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी। जिस राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बरसों चुनाव लड़ती रही, जिस राम मंदिर के लिए इतने आंदोलन हुए और जिस राम मंदिर का जब लोकार्पण हुआ तो क्या ज़बरदस्त लोकार्पण था, उस राम मंदिर में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। और मुझे उम्मीद है कि SIT की रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा है कि जो हो वो जल्दी हो, ताकि ये राजनीतिक मुद्दा न रहे, ये धार्मिक और आचार व्यवहार का नैतिक मुद्दा ही बनकर समाप्त हो जाए तो बेहतर रहेगा। मुद्दे की बात करूं तो पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव में ड्रग्स का मुद्दा था, इस बार क्या मुद्दा है? पंजाब में ड्रग्स क्या ख़त्म हो गए? पहला सवाल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, उनकी अपनी एक शासन शैली है। केजरीवाल ने लंबे समय तक दिल्ली में राज किया। अब सबसे बड़ा इम्तहान केजरीवाल साहब का भी है। कांग्रेस की ही बात फिर करूँगा। केजरीवाल साहब और ममता बनर्जी दो कांग्रेस के रास्ते में बड़ा रोड़ा साबित होते थे। अब दिल्ली हारने के बाद अगर वो पंजाब हार जाते हैं तो उनके लिए उनके पार्टी के अस्तित्व को बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी। एक तो उनका खोखलापन जाहिर हो गया जब राज्यसभा में उनके इतने लोग चले गए। दूसरे, जब से उन्होंने पार्टी बनाई है तब से एक एक कर उनके तमाम विश्वस्त लोग विदा होते गए हैं। तो एक आंदोलनकारी से एक राजनीतिज्ञ की भूमिका में वो शिफ्ट हुए। राजनीति में आया राम गया राम चलता रहता है, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि हम एक वैकल्पिक राजनीति देंगे, तो वो वैकल्पिक राजनीति शायद जनता की नज़र में खरी नहीं उतरी दिल्ली में। पंजाब में कितनी खरी उतरेगी इसका इम्तहान है। कांग्रेस का उससे भी बड़ा इम्तहान है कि आपकी ज़मीन थी ये,
आपने हुकूमत की यहाँ पर, और आपसे ही आम आदमी पार्टी ने छीनी। अब अगर आप दोबारा ले लेते हैं तो कमाल हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत वहाँ झोंक दी है। नितिन नवीन और नड्डा जी खुद इसको देखेंगे। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर नेता से मैंने पूछा कि आप पंजाब में क्या अपनी पुरानी जोड़ी यानी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ जाएंगे? उन्होंने नहीं, अब हम अपनी ही पार्टी का विकास करेंगे और अपने ही दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो चूंकि उनका बहुत बड़ा बेस नहीं है वहाँ पर, तो मेरे मन में सहज सवाल उभरा और मैंने पूछा कि भाई आपके मुद्दे क्या होंगे, आप कैसे करेंगे? उन्होंने कहा हो जाएगा। तो कैसे होगा? बोले हम कुशासन, ड्रग्स और धर्मांतरण के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। तो ड्रग्स का मुद्दा तो है। आप देखिए पंजाब से कितने ड्रोन पकड़े गए जो हथियार भी ला रहे थे और ड्रग्स भी ला रहे थे। उसे रोका तो पूरी तरह नहीं जा सका। जो ये कहा जाता था चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में इस देश में कुछ नहीं होता। जनता को सिर्फ चुटकियों में निपटाया जाता है। दूसरी बात, धर्मांतरण, ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। वहाँ पर मजहबी सिख और अन्य सिखों की एक परंपरा है। वहाँ डेरों का बहुत बड़ी ताकत है। आप याद कीजिए गुरु रामदास के डेरे में प्रधानमंत्री गए, यानी दलितों को लुभाने का एक उनका, वाल्मीकियों को लुभाने का उनका एक तरीका है। देश में सर्वाधिक दलित पंजाब में है, उन्हीं का धर्मांतरण हो रहा है। तो कोर हिंदू वोटर जो शहर में रहता है, जो अपर कास्ट है, और प्लस ये अगर ये दोनों मिला के ये लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी सीटें ले आती है कि वहाँ पर मान लीजिए विधानसभा पंगु भी हो जाए, तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होगी। उससे दो फायदे हो गए। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को सीधी चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी और कांग्रेस का एक उभरता हुआ जो द्वीप था या एक उम्मीद थी वो समाप्त हो जाएगी। तो पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस सिर्फ एक जगह होगी, हिमाचल में, छोटे स्टेट में। लेकिन क्या एक सवाल अगर हम देखें कि अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है तो उसका फायदा किसे होगा? आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा तो सबसे पहला फायदा तो कांग्रेस को होगा कि जो चुनौती देते थे, भैया दिल्ली भी छीनी थी कांग्रेस से ही छीनी थी, पंजाब भी छीना कांग्रेस से ही छीना। जितने % वोट पिछले विधानसभा चुनावों में गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले, ठीक उतने ही % वोट कांग्रेस के कम हुए। यानी उन्होंने कांग्रेस की थाली में से अपना भोजन किया जो भी किया। तो कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक निजी चिड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी शायद ये चाहती है, अब ये मुझे मालूम नहीं, किसी ने मुझसे कहा नहीं, कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनकी थोड़ी सी लूट खसोट कम हो। आप देखिए सुखबीर सिंह बादल से वो चाहते बात कर सकते थे। आप बादल परिवार का ही पराभव देख लीजिए, 10 साल सत्ता में रहे, पिछले 4 चुनाव में सीढ़ियाँ लुढ़कते चले आ रहे। इवन प्रकाश सिंह बादल साहब जो कि भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुषों में एक थे, वो अपना आखिरी चुनाव हार गए। जाने से पहले बेचारे चुनाव हारे हुए थे। सुखबीर अपनी सीट हार बैठे। इस समय सिर्फ उनकी पत्नी लोकसभा में है। तो बसपा और बादल परिवार का जो शिरोमणि अकाली दल है, ये दोनों एक ही कश्ती में सवार है। यानी कि इस बार के चुनाव के बाद कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आएगा, एक राजनीति का अलग चेहरा होगा जो हमें देखने को मिलेगा। अब मैं राजनीति से हट के कुछ ऐसे सवालों पे आती हूँ जो सबके मन में है, लेकिन सब सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये सवाल है लोहागढ़ में जो अभी केतन अग्रवाल की हत्या हुई है। आप शादी आपकी प्लान होती है, फियांसे आपकी लेके जाते हैं ट्रैक पे और वहाँ आपको धक्का दे के मार दिया जाता है। तो एक अगर हम सवाल देखें, इसके पहले भी सोनम रघुवंशी ने भी ऐसा किया। क्या शादी से ना कहना, वो जेंजी, या वो मैं जेंजी भी नहीं कहूँगी, वो युवा वर्ग जो हर चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, लेकिन वो अपने घर में मना क्यों नहीं कर पाते? ये कैसी डार्क डिज़ायर है या किस तरीके का उनका एक डेयरिंग है कि आपके लिए प्लान करके किसी को मारना इजी है लेकिन आप ना नहीं कह सकते? ये क्या साइकोलॉजिकल डिस्कनेक्ट है? सवेरे ही एक फ्लैश उभरा था कि उस लड़की के फादर को हार्ट अटैक हो गया है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनको इस आघात को सहने की क्षमता दे। एक पिता के नाते मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। और एक भारतीय सामाजिक प्राणी होने के नाते मुझे भी इस बात की चिंता है। होता क्या है कि शादियां हमारे यहाँ
लड़कियां एक मध्यम वर्गीय परिवार में आज भी माना जाता है कि वो दूसरे घर के लिए पैदा होती हैं। उनसे कहा जाता है कि आप तो चली जाएंगी। लड़कियों के मन में भी ये हो जाता है कि ठीक है, मैं तो चली जाऊंगी। उस लड़की ने, मुझे मालूम नहीं कितना कहा नहीं कहा, लेकिन चूंकि एक अच्छा खूबसूरत लड़का मिल गया था, एक बहुत बड़ा परिवार मिल गया था, तो परिवार का दबाव रहा होगा कि बेचारी मना नहीं कर सकी। पर वो अपने आवेगों और संवेगों को नहीं वो कर सकी, और उसने जो किया वो घृणित था और अक्षम्य था, माफ़ी के योग्य नहीं है। तो उसको जो सज़ा मिलेगी, जो कुछ होगा होगा। लेकिन हमें अपने भारत के, मैं अपने माताओं पिताओं से भी ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों से एक बार नहीं 50 बार पूछें कि आपको मन में कुछ है तो नहीं है। और जो विवाह है वो हमारे यहाँ दूसरा टैबू है कि वो कैलकुलेशन से होते हैं। इनका ये स्टेटस है, इनका ये है, दहेज भी एक हमारे यहाँ की कुरीति है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में भी संपत्ति को देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं। तो मेरे ख्याल में भारत में अब ये मैच्योरिटी आनी चाहिए भारतीय समाज में कि वो अपनी लड़कियों को भी मौका दे, लड़कियां भी अपने पढ़े लिखे होने के साथ जागरूकता का परिचय दें कि साफ साफ बोलें कि हमें शादी नहीं करनी है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। शायद वहाँ ऐसा नहीं हो सका, इसलिए ऐसा हुआ। और हमें अपने सोच में तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने बोला कि बहुत घृणित है, इसके पहले जब सोनम और राजा रघुवंशी का जो केस हमने देखा था, राजा रघुवंशी की मौत के बाद अब सोनम जेल से बाहर है, ट्रायल पे हैं, जेल से बाहर है। तो उनकी माँ का कहना है, राजा रघुवंशी की माँ का कहना है कि अगर वो जेल से बाहर नहीं होती तो शायद वो एक सबक होती, लोग इस तरीके से नहीं करते। तो क्या ऐसा लगता है क्या कि ट्रायल में उनको जेल में ही रखना चाहिए? अब उसकी माँ जो कह रही है, भावना से कह रही है, कानून की अपनी रीति नीति है। हम कानून के राज में रहते हैं, हमें कानून के राज में ही रहना चाहिए, हमें कानून के साथ रहना चाहिए। अब अगर कानून कहता है कि उसे जमानत मिल सकती है और उसे मिल गई, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। ये तो जांचकर्ताओं पर है कि वो कैसे जांच करते हैं, वो उसको सज़ा दिलवाते हैं अगर वो दोषी है। ये जजेस पर है कि उसको कैसे लेते हैं। सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ाएं ऐसी होनी चाहिए जो नज़ीर हो। अब ये तो अजीब स्थिति हो गई है कि लोग आजकल एनकाउंटर की मांग करने लगे हैं। जैसे मुझे मध्य प्रदेश में कोई कह रहा था, हम ट्रिगर हैप्पी कॉप्स को, जो कि हर समय बंदूक चलाते हों और लोगों को मारते हों, हम कैसे इजाज़त दे सकते हैं? तो ये एक व्यापक प्रश्न है, लेकिन व्यापक प्रश्न में हम कानून और संविधान की कभी भी अवहेलना नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत माता पिता को अपने घर से ही करनी चाहिए ताकि वो उन्हें बोलने का मौका दे। एक और कांड हो गया, और नीला जो ड्रम वाला कांड था, मुझे हमने कुछ खबरें छापी उस ड्रम कांड की वजह से। अच्छा, उसका नाम मुस्कान था, मैं भूल गया, मुस्कान नाम था, ऐसा काम कर डाला उसने। तो वो ड्रम की वजह से साइकेट्रिस्ट बहुत से ऐसे थे जो उन्होंने हमारे संवाददाताओं को बताया कि उनके पास लाइनें लग गई ऐसे पतियों की कि वो डरने लगे कहीं मेरी पत्नी मुझे ड्रम में ना बंद कर दे या कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इस तरीके के कांड हिलाते हैं लोगों को। पर दुर्भाग्य ये है कि क्राइम एंड पनिशमेंट, टॉल्स्टॉय की भाषा में कहूँ तो वो अपनी जगह हैं, लेकिन समाज में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जो रह के लोगों को सोचने पर बाध्य करती हैं। जी, हमारे दर्शकों के बहुत सवाल हो गए। अब अगला सवाल है दिल्ली से सांसद और लोकप्रिय सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी का। अच्छा जी, तो देखते हैं वो क्या सवाल पूछा उन्होंने। शशि शेखर भाई साहब नमस्कार। मैं जब भी आपको ध्यान करता हूं तो कुछ ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं जिसका निदान मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग दे सकते हैं। यह सुझाव हो सकता है, क्या रास्ता होना चाहिए। तो मेरे मन में ये सवाल है आजकल फेक न्यूज को लेके, और फेक न्यूज खासतौर से डिजिटल में जो चल रहा है। आज फिर से प्रामाणिकता अखबार पर ही और किसी बड़े चैनल, न्यूज चैनल से आ रही है, जो डिजिटल न्यूज चल रहे। जैसे मेरा ही कोई डायलॉग लगा दिया, मेरी फोटो लगा दी और कोने में लिख दिया हिंदुस्तान या किसी अखबार का नाम, तो उसका कोई और छोर नहीं। ऐसे में इस फेक न्यूज जो डिजिटल पे चल रहे हैं, इससे लोग कैसे बचें, हम सभी कैसे बचें, प्रामाणिकता कैसे बनी रहे,
इस पर आपका विचार जानना चाहता हूँ और रास्ता जानना चाहता हूँ। भाई मनोज जी, सवाल तो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। फेक न्यूज़ से मैं भी डरता हूँ, मैं भी इसका शिकार होता हूँ। आप लोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं थोड़ा सा होता हूँ। लेकिन ये बात सच है कि फेक न्यूज़ खतरनाक बीमारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके की फेक न्यूज़ आई, तो ऐसा एक ज़रूरत महसूस की गई कि युद्ध जो सैनिक लड़ते हैं, युद्ध क्षेत्र में जो बम गोले चलते हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक परसेप्शन की लड़ाई भी लड़ी जाती है। वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि उससे लोगों का मनोबल और देश की प्रतिष्ठा दोनों जुड़ी होती हैं। फेक न्यूज़ का हाल ये है कि 3 नोबेल लॉरिएट कह चुके हैं कि अगर यही हाल रहा तो ये विश्व युद्ध तक करवा सकती है। तो ये गलतफहमी फैलाती हैं, इसका शिकार हम सब बनते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं, इन असुरों को, मैं इनको अक्सर ये कहता हूँ कि ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, तो ये सोसाइटी के में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं जो पैसे लेके हत्या करते हैं। ये भी बेचारे उसी तरीके के लोग हैं जो किसी न किसी वजह से फेक न्यूज़ फैलाते हैं और जिससे उनका लाभ होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने ही उन्हें इस प्रवाद को और मवाद को पूरी जगह फैलाने का मौका दिया। टेक्नोलॉजी ही उन्हें रोक रही है। आज नहीं तो कल इसका भी कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। याद रखिएगा मनोज जी, दुनिया का बाज़ार तभी चलता है जब असली सिक्कों की आड़ में खोटे सिक्के चल रहे होते हैं। अगर सिर्फ खोटे सिक्के चलेंगे तो बाज़ार बंद हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उसमें से कुछ चुनिंदा सवालों को अपने अगले शो में शामिल करेंगे। थैंक यू।